पहले मोदी सरकार, फिर बीजेपी सरकार, अब एनडीए सरकार ट्वीट हो रहा है। क्या बात करते हैं आप? मोदी जी का पूरा पैंतरा ही बदल गया, क्योंकि वो जानते हैं कि 400 पार तो छोड़िए, 150 सीट आने पे लाले पड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के वाहनों के काफिले पर शनिवार शाम को आतंकी हमला हो गया। इस हमले में 5 जवान घायल हो गए थे। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अधिकारियों के अनुसार आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी की थी। आतंकियों ने यह हमला सूरनकोट के सनाई गांव में किया। हालांकि भारतीय सेना और पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां घटना स्थल पर भेजी गई है। राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की स्थानीय इकाई ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वहीं एयरफोर्स के वाहनों को शाहसी तार के पास एयरवेज के अंदर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। अब इस हमले को लेकर सियासत में भी उबाल आ गया है। ऐसे में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ बोली, देखिए ये वीडियो। हिंसा का सहारा सिर्फ और सिर्फ कायर लोग लेते हैं, और जिस तरह का टेरर अटैक वहाँ पे हुआ है, ये टेररिस्ट बिल्कुल कायर हैं, और जिस तरह की इन्होंने हरकत करी है हम उसकी निंदा करते हैं। और मेरा मानना है कि टेरर के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ ये देश एकजुट होकर खड़ा है। हम उस शहीद को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, और जितने लोग घायल हैं उनकी और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बड़ा कृतज्ञ राष्ट्र उनको याद भी करेगा और उनकी जो शहादत हुई है उसको ज़ाया नहीं जाने देगा। मेरा अपना मानना है कि वैली में ये पहली घटना नहीं हुई है। वैली में लगातार आतंकी मुठभेड़ में मेजर, कर्नल, बड़े बड़े जाबाजों की शहादत हुई है, और उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आतंकवाद के खिलाफ कोई भी, हम एक साथ जुड़कर खड़े हैं। एक बड़ी घटना कल से है, उसके ऊपर थोड़ा क्रिटिसिज्म भी आया बीजेपी की साइड से भी। जो घटना सामने आई है उसके ऊपर आपको, क्योंकि सरकार आपकी है, एसआईटी में वो को अक्यूज्ड है एसआईटी में, तो उनको तो उठाना ही था। उनका लड़के को भगा दिया अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने। उनके लड़के को वापसी लाने के लिए, प्रत्यार्पण के लिए, एक्स्ट्राडिशन के लिए मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा है कि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से आग्रह किया है कि उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए, जिससे उनको देश में वापस लाया जा सके। तो इसमें कोई बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो को अक्यूज्ड है। 2900 वीडियो सामने आए हैं। राक्षस और दरिंदे की हरकत करी उसने, सैकड़ों औरतों की जिंदगी बर्बाद करी। औरत जिसकी 63 साल उम्र है, नाबालिगों का रेप किया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को? हाथ पे हाथ धरे बैठा रहना चाहिए नरेंद्र मोदी की तरह। ऐसा चश्मा पहनी हुई है जहाँ पे उन्हें वोट बैंक पॉलिटिक्स, मुस्लिम्स को अपील करने के लिए देखते हैं। जो ये आरोप है और जिस तरीके के स्टेटमेंट्स, पूरी सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स जो सामने आए, नरेंद्र मोदी इस देश के 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। 12 साल गुजरात के प्रधानमंत्री रहे। उसके पहले संघ के प्रचारक या जो भी होता है वो थे। क्या नरेंद्र मोदी एक चुनाव बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, गरीबों पर, किसानों के मुद्दों पर, श्रमिकों के सम्मान पर, महिला की सुरक्षा पर नहीं लड़ सकते हैं? हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जब तक हिंदू मुसलमान ना करें, जब तक पाकिस्तान का सहारा ना लें, वो एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। अरे मोदी जी, ये चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदुस्तान के लोग आपसे 10 साल के आंकड़े और जवाब मांग रहे हैं, अपने विकास का हिसाब मांग रहे हैं। जिस गरीबी, जिस भुखमरी, जिस बेरोजगारी, जिस महंगाई से आपने लोगों की कमर तोड़ी है, उसका हिसाब मांग रहे हैं। उसका हिसाब दीजिए। गोल पोस्ट बदलने से इस बार बात नहीं बनेगी। लोगों ने मन बना लिया है। आपकी संविधान विरोधी, आपकी आरक्षण विरोधी बातों से इस बार लोग आपको सबक जरूर सिखाएंगे। हार दिख रही है, इसलिए रायबरेली में भी दिख रही है। तो रायबरेली में बहुत बड़े मार्जिन से हारेंगे, ये दावा है गृह मंत्री अमित शाह जी का। आप वहाँ थी? मैं वहाँ थी नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, और मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि रायबरेली से जिस मार्जिन से राहुल जी जीतेंगे वो ऐतिहासिक होगी। मेरा तो अपना कहना है, और मैं बार बार ये कहती हूँ, फक्र है ऐसे नेता पर जो 3 बार से उत्तर प्रदेश का और 1 बार केरल के सांसद रह चुके हैं। इस बार दोनों जगह से चुने जाएंगे। मैं तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से कहती हूँ कि विंध्याचल के नीचे महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में एक चुनाव लड़के दिखा दीजिए। देश का हिस्सा है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है देश के बाकी हिस्सों से चुनाव लड़ने की। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं कि चुनाव उनके पैरों के तले से खिसक चुका है। असलियत ये भी है कि वो जानते हैं कि राहुल जी ने बहुत बड़ा रणनीतिक दांव खेला है, पूरी तरह से इनकी हवा निकाल दी है। उत्तर प्रदेश से इनकी बड़ी शिकस्त होने जा रही है, और जिस गुजरात में हम बात कर रहे हैं,
चौंकाने वाले परिणाम आने जा रहे हैं, इसीलिए भागे भागे फिर रहे हैं और उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं। एक मुद्दा बीजेपी ज्वाइन किया, उन्होंने कहा, एक आरोप लगाया कि कांग्रेस में आम आदमी पार्टी का कंट्रोल ज़्यादा बड़ा है। इस आरोप को कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कल मैं अमूमन जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उनको दूध की मक्खी का संज्ञा देती हूँ, और दूध से निकली हुई मक्खी पर मैं क्यों बात करूँ। लेकिन क्योंकि आपने उस आरोप की बात करी, आम आदमी पार्टी हमारा घटक दल है। ये सच है कि नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी षड्यंत्र रचा, कांग्रेस के खिलाफ भी रचा, विपक्ष के खिलाफ भी रचा। आम आदमी पार्टी के साथ लगातार वार्ता जब हुई तो जिस दूध की मक्खी का आपने जिक्र किया वो उसमें शामिल थे, और उसके बावजूद वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बीजेपी का दामन थामना आपकी मजबूरी रही होगी, लेकिन झूठ बोलना आपकी मजबूरी नहीं है। झूठ बोलना, जिस तरह के झूठ आप बोल रहे हैं, ये आपके चरित्र दिखाता है। जिस तरह से वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाया था, वैसा ही कांग्रेस कुछ प्लान कर रही है। जिस तरीके से कंपैरिजन और वो इनहेरिटेंस टैक्स को बार बार रेफरेंस लिया जा रहा है, उस पे आपका क्या रिस्पॉन्स है? हार का अंदेशा देखकर दिमागी संतुलन सिर्फ नरेंद्र मोदी का थोड़ी उखड़ा है। दिमागी संतुलन तो योगी आदित्यनाथ का भी बिगड़ गया है। हमारे मैनिफेस्टो में 15,329 शब्द हैं। एक जगह दिखा दें जहां पर ये सारी बातें हैं जो वो कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो 55 साल सत्ता चलाई है। 70 साल का हिसाब आप मांगते थे। 70 साल में कांग्रेस ने कभी भी किसी के जेवर, कभी भी किसी का कमरा, कभी भी किसी की गाय भैंस लेकर किसी को दिया है? कभी भी कांग्रेस ने इनहेरिटेंस टैक्स लगाया? हमने 85 में एस्टेट टैक्स हटाया। ये किस तरह की बातें करते हैं? हमने गरीबों को जब सीमा रेखा से निकाला, 27 करोड़ गरीबों को, तो लोगों की जेब से पैसा नहीं लिया। अलबत्ते हजारपतियों को लखपति, लखपतियों को करोड़पति, छोटे छोटे उद्योगों को मल्टीनेशनल कंपनीज बनाया। ये सही निष्ठा और सही नीतियों का परिणाम था। आप ये समझेंगे नहीं। आप इस देश को बरगलाइए, आप इस देश के सामने झूठ बोलिए, लेकिन ये देश सब समझता है। दो दड़ों में बटेगी कांग्रेस की, एक राहुल जी अब आप फिर दूसरी दूध की मक्खी की बात कर रहे हैं। क्यों मैं अपना वक्त बर्बाद करूं? 400 पार का जो नारा लग रहा था, कितने सीटें आते, क्योंकि आप फर्स्ट फेज की पोलिंग भी देख चुके हैं, दूसरे फेज की भी देखे और तीसरी तरफ हम जा रहे हैं। 400 पार का तो नारा अब लग ही नहीं रहा है। जो नारा 2 चरणों पहले लग रहा था स्टेज से, 400 पार, वो तो लगना बंद हो गया। अब तो नारा चुप हो गए, क्योंकि समझ गए कि 400 पार में चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे विवेक देबरा हो, सब संविधान बदलने की बात कर रहे थे। लोग समझ गए कि आरक्षण बदलना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। 400 पार का शब्द एक मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी ने क्यों ड्रॉप कर दिया नारा? पहले मोदी सरकार, फिर बीजेपी सरकार, अब एनडीए सरकार ट्वीट हो रहा है। क्या बात करते हैं आप? मोदी जी का पूरा पैंतरा ही बदल गया, क्योंकि वो जानते हैं कि 400 पार तो छोड़िए, 150 सीट आने पे लाले पड़े हुए हैं।